इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 एटम्स, आज हम ले रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स ने अपने मॉडल में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। पॉस्टुलेट्स का मतलब है कि प्रपोज्ड रीजंस, यानी कि उन्होंने एटम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एटम में सेंट्रल कोर होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व अराउंड होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर वो कोई प्रिंसिपल तो नहीं दे पाए, बट उन्होंने अपने कुछ अजम्पशंस लिए, अपने कुछ रूल्स लिए, और उन रूल्स को ही कहा गया पॉस्टुलेट्स। तो पहला देखते हैं हम न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लिया, उन्होंने कहा कि एटम जो किसका बना हुआ है, वो सेंटर में उसके एक कोर है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उनको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करती है, वहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हुई। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड करेंगे, यानी कि एक सर्कुलर मोशन लेंगे। नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट था वो था क्वांटम कंडीशन, यानी अपने मॉडल के अंदर बोहर ने कहा कि सारे ऑर्बिट्स वैलिड नहीं हैं, सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं हैं, बल्कि एक सर्टेन ऑर्बिट्स जो हैं जो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल हों h/2 के, जहाँ पर h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हैं वही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करेगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल हैं h/2 के, यानी कि जिनके पास एक एंगुलर मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, वो शुड बी इक्वल टू, तो ये इक्वेशन भी मैंने यहाँ दिया, L इज इक्वल टू, दोबारा लिख देती हूँ, आई थिंक बहुत छोटा लग रहा है मुझे लिखा हुआ, तो L इज इक्वल टू mv/r, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, और यही एंगुलर मोमेंटम कंडीशन होती है nh/2, तो वो कम से कम nh/2 के इक्वल होना चाहिए, ओनली देन दोज ऑर्बिट्स आर वैलिड। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी हम कह रहे हैं कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो mvr होता है, लेकिन वो किसके बराबर होना चाहिए, nh/2 के बराबर होना चाहिए। r क्या है, यहाँ पे रेडियस है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, n है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं आप। स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं, यानी कि थर्ड पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू लूज एनर्जी, वो एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहे। उन्होंने ये एक्चुअली तो होना चाहिए कि एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, बट उन्होंने ऐसे ऑर्बिट्स को कहा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू रेडिएट एनर्जी, ऐसे ऑर्बिट्स कहलाए स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लास्ट कंडीशन उन्होंने फ्रीक्वेंसी की कंडीशन दी, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ जंप करता है या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो hν अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज़ करेगा, अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो वो रिलीज़ कर देगा hν अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है दैन इट नीड टू एब्जॉर्ब hν अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्वायर दिस दैट ऑर्बिट, मतलब वो हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करने के लिए उसको hν अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और इसी को उन्होंने E - E2 डिफरेंस यानी इट इज इक्वल टू hν इसकी फॉर्म में दिया। तो अगर हम E1 - E2 यानी एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, दैट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू hν, और इसी को कहा गया, हमने कहा क्या, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और hν क्या होता है, ये फोटोन की एनर्जी होती है। ये किसकी एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी, आई थिंक यहाँ वर्ड होगा, यस, डिस्क्रीट फोटोन एनर्जी होती है, और इसी को कहा गया फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट थी। अब हम निकाल देते हैं इसका एक डेरिवेशन। नाउ इन ऑर्डर टू डेराइव द रिलेशनशिप फॉर द आर या फॉर एनर्जी यूजिंग द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमने कंसीडर कर लिया है, फिगर को समझते हैं पहले, कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके अराउंड अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, जिसका चार्ज है E- एंड मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और Ze जो है वो आपको बता रहा है कि जो न्यूक्लियस था, जिस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, तो उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज Ze। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब क्योंकि Ze और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और उस फोर्स को हम बोलते हैं K, Q1 Q2, तो Q1 हो गया Ze दिस चार्ज, एंड दूसरा चार्ज ले लिया इलेक्ट्रॉन का बाय r², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया r², तो दिस विल बी इक्वल टू KZe²,
एंड आर स्क्वायर। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसे के की ही टर्म्स में रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा। तो लेट अस कंपेयर, किससे कंपेयर कर दें? ये तो फोर्स हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी फोर्स जो इसकी वजह से क्रिएट हुई वो थी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, यही हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करते हैं कहाँ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो फोर्स जो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिल रही है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम सेंट्रीपिटल से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट वन, this is the second one. So let us compare mv square by r is equal to kze square by r square, and if you simplify this, r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो r will come out to be kze square by mv square। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया r का। दिस इज, लेट अस कॉल दिस अ फर्स्ट इक्वेशन, इस फॉर्म में बोल देती हूँ मैं। एंड ये हमारा पहला निकला है फर्स्ट पोस्टुलेट से। नाउ वी विल ट्राई टू यूज दिस सेकेंड पोस्टुलेट, यानी कि by quantization condition। क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कह रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम जो mvr होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? nh/2 के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम हेयर ऑल्सो आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, तो r किसके बराबर आ गया? आपके पास आ गया nh/2 m इंटू वी। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इस फॉर्म में कह देते हैं, क्योंकि इसको और इसको हमें कंपेयर करें, बोथ आर वी कैन कोरिलेट दैम, यानी कि हम उनको इक्वेट करते हैं, तो आपके पास एक तरफ रिलेशनशिप आ जाता है। सो kze square by mv square फ्रॉम द फर्स्ट इज इक्वल टू nh/2 mv। ये दोनों इक्वेट कर दिए। एंड लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हेयर। तो एक v यहाँ से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और m एंड m कैंसिल हो रहे हैं। सो v कैन बी रिटन एज, ये v को इधर ले जाते हैं, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स इधर, तो यू विल बी हैविंग 2 pi kze square by nh। हमने क्या किया है? ये 2 पाई को इधर लेके गए हैं, kze तो ऑलरेडी था और nh भी नीचे की तरफ आ गया, और v को इधर ले गए, तो आपके पास वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ गया। नाउ वी वांट टू पुट इट बैक इन दी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन में नहीं, सॉरी, हम इसमें पुट करते हैं, हाँ इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि वहाँ स्क्वायर हो रहा है, हालांकि दोनों से आना चीज़ एक ही है, दोनों में से किसी में भी प्लेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ सो दैट कि v का एक रिलेशन, दैट इज कॉल इट एज अ थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? पुट थर्ड इन सेकेंड, तो वी आर पुटिंग थर्ड इन दिस सेकेंड। तो इसमें प्लेस करते हैं, तो योर r विल बी नाउ इक्वल टू nh/2 m, तो एज इट इज़ रहेगा। एंड v का हम वैल्यू प्लेस करें तो nh ऊपर आ जाता है, ये रेसिप्रोकेट होगा, ये h कह दें, ये दोनों ही नहीं लग रहे, सो आई एम जस्ट चेंजिंग द शेप। तो nh दैट इज़ 2 pi kze square, तो ये v की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। एंड इफ़ यू प्रॉपरली इनको कंबाइन कर देते हो, n स्क्वायर एंड दिस इज योर h स्क्वायर, सो h स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा आपके पास 4 pi स्क्वायर m kze स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास r के लिए आ जाता है। एंड यहाँ पर हम एक स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि अगर आप z, यानी अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z क्या हो जाता है? फॉर हाइड्रोजन एटम मैं लिख देती हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम तो z आपके पास 1 आ जाता है। और अगर आप इनर मोस्ट ऑर्बिट की, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी कि आप n को भी 1 ले लें, तो n कब हो रहा है ये 1? ये इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n भी 1 ले लिया, और z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो जब इसमें प्लेस करते हैं तो आप सारी वैल्यूज़, यानी r की वैल्यू जब आप प्लेस करोगे तो आपके पास बचना चाहिए सिर्फ 4 pi स्क्वायर m ke स्क्वायर। इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल गेट द आंसर एज 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये आपको याद हो तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को r0 बोलते हैं। वहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस को हमने r0 बोला था, और अगर आप चाहें तो इसे आप एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो इनर मोस्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट की ये रेडियस आपको दे रहा है, हम इसे r0 भी बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही। पर बेसिकली क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन हमारा निकल के आया कि r जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर
और z, इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर तो सबके लिए सेम ही रहेगा बिकॉज दीज आर ऑल दी कांस्टेंट। इसके अलावा और अगर आप इसको मतलब मैं ये कह दूँ r0 से मल्टीप्लाई करें तो r0 विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इनर मोस्ट ऑर्बिट को आप फिर नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करेंगे या एटॉमिक नंबर से, उसके अकॉर्डिंगली आपके r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस रेडियस को मैनी टाइम्स हम बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोहर्स रेडियस। नाउ अब बात कर लेते हैं हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशनशिप पहले आ गया था, यही वाला रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पर लिखा है, यही रिलेशनशिप मैं दोबारा रीराइट कर रही हूँ और इसको अगर हम आगे देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो kZe²/NH जो है वो मैंने ले लिया। एंड अगेन यू टेक, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो आप Z इज इक्वल टू 1 कर दें तो ये तो एलिमिनेट हो गया और फिर V को हम लिख सकते हैं 2πke²/NH। अब इसे हम C से मल्टीप्लाई भी कर दें, C से डिवाइड भी कर दें। पर्पस क्या है कि NH था ये, पर्पस क्या है, हम इसको NH को अलग से यानी C और H को हम अलग से लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ उसको रीराइट करके 2πke²/C और H एक अलग तरफ ले लिया हमने और आपने बाहर एक कांस्टेंट रख दिया C/n। C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया है। एक C और H को कंबाइन करके अलग लेके, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है तो हम इसको अलग लेके गए हैं, और क्योंकि C भी कांस्टेंट हो गया, प्लैंक भी कांस्टेंट, लेकिन N वेरिएबल था तो N को मैंने बाहर रख लिया है, बल्कि C और N को बाहर रख लिया। ये पूरा जो कांस्टेंट यहाँ पे बना इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं हम अल्फ़ा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा जाता है इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फ़ा, इसको ये बोल देती हूँ मैं, डॉट लिखाया, वेयर अल्फ़ा इज योर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज योर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आप सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे तो अल्फ़ा विल कम आउट टू बी 1/137। और अगर हम बात कर लें इनर मोस्ट ऑर्बिट की, यानी कि अगर इफ़ हम ये भी कह दें कि n इज इक्वल टू 1, तो फिर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा C, यानी C/अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं 137। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी स्पीड से इन दी मतलब यानी यू में से 1/137 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की स्पीड से ट्रेवल करेगा। सो यू में से कि इनर ऑर्बिट में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आउटर ऑर्बिट्स में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर लेते हैं, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अदरवाइज C भी कांस्टेंट हो गया, अल्फ़ा भी कांस्टेंट हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ n की हो गई। तो अदरवाइज वो बाकी ऑर्बिट्स के लिए n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल नंबर वो वेरी करेगी वेलोसिटी, लेकिन अंदर वाले ऑर्बिट में, इनर मोस्ट ऑर्बिट में वो C/137 होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 137th पार्ट वेलोसिटी वहाँ होना चाहिए। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब तक हमने बात की स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर ली, हमने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी किसका सम टोटल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिलके आपको टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ ½ mv², और ये हम पहले रिलेशनशिप से हैं, mv² को हम फर्स्ट रिलेशन से, जैसे हमने यहाँ पे बताया था mv², तो ये mv² कमिंग आउट टू बी kZe²/r के इक्वल आ रहा है, इसको हम हाफ कर देते हैं। सो लेट मी राइट हेयर दैट वैल्यू kZe², मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर किया था, और करने के बाद आपका एक r कैंसिल हो गया, mv²/r होता है, r एंड r² से कैंसिल हो गया था, और मैंने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट कि काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है। नाउ लेट अस सी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हम रिलेशनशिप पहले भी बता चुके हैं, वो रिलेशनशिप होता है Q1Q2/r रिलेशनशिप लेते हो, लेकिन यहाँ पर K तो एज इट इज़ रखेंगे। एक है ZE, यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है, एंड अनदर वन इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड R। तो आप इसको प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा kZe²/r बट विद ए नेगेटिव सिंबल। सो दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। E टोटल हमें चाहिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हम कर देते हैं, तो क्या kZe²/2 ऑफ r माइनस में kZe²/r।
तो हमने तो प्लस ही किया है, बट वो बिकॉज यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया। तो अगर आप देखें तो हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस हाफ यू आर लेफ्ट विद। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच जाती है, तो माइनस हाफ वाली टर्म बच गई है। सो दिस इज़ योर टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर हमारे पास आर है और आर हम पहले डराइव कर चुके हैं, तो हमें वो आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है सो दैट कि आप टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकें। सो के को जेड एंड ई स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, 2 को भी हम बाहर लिखते हैं अलॉन्ग विद द माइनस साइन एंड प्लेस द वैल्यू ऑफ आर हेयर। तो आर होता है एक्चुअली एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर आएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है। एंड इफ़ समथिंग इज बिंग कैंसल्ड आउट, तो यहाँ ये 2 तो आपके पास कैंसिल हो रहा है, बाकी और स्क्वायर हो रही हैं अदर टर्म्स। तो हम देख लेते हैं इसको, -2 पाई स्क्वायर, ये 2 रह जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर ये रह गया, एम एज इट इज़ है तो m और k ये और ये बाहर वाला मिला के k स्क्वायर, z दोनों मिला के स्क्वायर और e स्क्वायर मिला के e⁴ एंड देन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब बाकी देखिए सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, देन हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यानी एनर्जी का रिलेशनशिप जो है वो इस फॉर्म में आ सकता है। फॉर अगर आप एटम, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही है बल्कि और किसी एटम की भी निकालना चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज़ द एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अब हम देख लेते हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंपेयर करें तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर आई थी, ये हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और सॉरी टोटल एनर्जी हमारी माइनस में आई थी हाफ ऑफ इसके बराबर, और हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर वो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल है। तो यानी नेगेटिव कर दें, अगर हम टोटल एनर्जी को माइनस सिंबल लगा दें तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, या दूसरी तरीके से बोलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट्स द सेम थिंग। आप पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का अगर आप आपस में रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ हाफ फैक्टर लग रहा है और माइनस नहीं लग रहा है, यहाँ पर हाफ फैक्टर नहीं है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 2 फैक्टर चला जाएगा, और साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये सेकेंड रिलेशन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप देख लेते हैं हम टोटल एनर्जी के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, काइनेटिक टोटल एनर्जी भी माइनस में है, पोटेंशियल भी माइनस, ये टोटल भी माइनस, लेकिन यहाँ हाफ फैक्टर नहीं है और यहाँ है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ फैक्टर हट जाएगा एंड देन इट विल बिकम योर टोटल एनर्जी के इक्वल। तो ये हमारे कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कभी कभी आपके पेपर्स में डायरेक्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द एनर्जी और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी लेवल्स निकाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात की, अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो रिलेशनशिप तो यही है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, z को ले लेते हैं 1 और n डिफरेंट ऑर्बिट के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, n की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। तो मैं यहाँ e की रिलेशन लिख रही हूँ। nth ऑर्बिट के लिए तो होता है, क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴/h²। ये मैंने सब एक ब्रैकेट में रख लिया और बाहर रखा है z²/n², ये h था, दिस वॉज h, ठीक है। h और n मेरे दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो एक ये ध्यान रख लीजिएगा कि h अलग आ रहा है। सो n² हो गया, एंड देन अगर आप इस सारे ब्रैकेट को कैलकुलेट कर देते हैं और z को क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, देन इट विल बी 13.6/n² ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की। तो अगर आप n को 1 पुट कर दें, बाकी कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 13.6 आया, लेकिन n मैंने अभी 1 नहीं पुट किया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ, देन योर एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। एंड आप E2 निकालेंगे, E1 बोल देते हैं इसको, E2 निकालते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर n इज इक्वल टू 2। E3 हो जाती है आपकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट तक की तो हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर कई बार ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाती है। 3 के लिए, ये फोर्थ ऑर्बिट के लिए, एंड देन E5th ऑर्बिट के लिए भी हम निकाल सकते हैं 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एन 6 ऑर्बिट के लिए आपके पास आ जाती है 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। सो ये किसके लिए थी, N5 था यहाँ पे, और यहाँ कितना था, N6 था। तो सभी ऑर्बिट्स के लिए यानी 6 ऑर्बिट तक की मैंने एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी मैंने आपको बताई है। सो दिस इज़ द एनर्जी रिलेटेड टू द डिफरेंट ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।